हेलो प्यारे बच्चों। अब जैसा कि इस पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं क्या कि ऐसे पदार्थ जो जल या उचित विलायक में डाले जाने पर दो प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाते हैं उन्हें वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो जो वैद्युत अपघट्य पदार्थों के जली विलयन है उनके प्रतिरोध, उन विलयनों के चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकत्व या चालकता जिसको कप्पा से हमने प्रदर्शित किया था उसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता की। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता, हाँ भाई, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का ऐसा विलयन जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ का एक मोल घुला हो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मतलब ऐसा विलयन जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का एक मोल अर्थात 1 ग्राम अणु, मतलब जितना भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अणु भार है उतना ग्राम जब विलयन में घुला हो तो उस समय विलयन की जो चालकता होगी उसे मोलर चालकता कहा जाता है। और किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि इसके पहले हम लोगों ने चालकता के बारे में, कप्पा के बारे में पढ़ा था कि उसका मान तनुता बढ़ाने पर घटता है। क्यों घटता है उसको आप देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके विस्तार से देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता का, तो इसका मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता जाता है। तनुता बढ़ाने पर बढ़ता क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे तनुता बढ़ती है, हम वैसे भी जानते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनन जो होता है, उसके आयनन की मात्रा जो होती है वो तनुता बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो आयनों की संख्या बढ़ जाती है प्लस अंतर आयनिक आकर्षण बल लगता जो है उसके बीच में, आयनों के बीच, उसका मान भी कम हो जाता है। इस कारण से तनुता बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे, यानी कि धीरे धीरे तनुता बढ़ाते बढ़ाते एक तनुता ऐसी आ जाएगी जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता का मान एक सीमांत मान पर पहुंच जाएगा, मतलब अब उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। तो उस समय जो विलयन का आयतन होगा उसे हम लोग अनंत तनुता बोलेंगे। अनंत तनुता का यह मतलब नहीं कि बहुत सारा आयतन, बल्कि क्लियर हुआ कि जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ विलयन की मोलर चालकता का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक आयतन ऐसा पहुंच जाएगा जिसके बाद तनुता बढ़ाने पर उसकी मोलर चालकता के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो उस समय जो आयतन है उस आयतन को ही अनंत तनुता कह दिया जाता है। और उस स्थिति में कहा जाए तो वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता लगभग 0 होती है, यानी जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे सांद्रता कम होती जाएगी। तो या तो कहें अनंत तनुता या कहें 0 सांद्रण। उस समय मोलर चालकता का मान एक सीमांत मान पर पहुंच गया है, अतः इसे सीमांत मोलर चालकता भी कहा जाता है। और इस प्रकार अनंत तनुता पर मोलर चालकता या 0 कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता को कैप M एट 0 कंसंट्रेशन या कैप M एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अथवा लैम्डा M एट 0 कंसंट्रेशन या लैम्डा M एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से प्रदर्शित किया जाता है। यह ग्रीक अक्षर है लैम्डा। क्लियर? अब जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो मात्रक है वो है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, या चूंकि ओम इनवर्स हम जानते हैं इसको सीमेंस भी कहा जाता है, अतः कह सकते हैं सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। क्लियर? ये मोलर चालकता का मात्रक हो गया।
अब जैसे हम लोगों ने मोलर चालकता की बात किया, उसी तरह से तुल्यांक चालकता होती है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। क्या कि जब किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उस विलयन की चालकता को तुल्यांक चालकता कहा जाता है। उसे कैप एम की जगह EQ लिख देंगे। EQ मतलब इक्विवेलेंट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर? अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कोलराउज नियम की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो दरअसल अगर कोलराउज नियम की हम बात करें तो कोलराउज नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघट्य विलयनों में आयनों की चालकता को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसे उनके नाम के आधार पर ही कोलराउज नियम कहा जाता है। इसके अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता, मतलब कैप एम एट 0 कंसंट्रेशन और 8 इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके धनायनों, उस वैद्युत अपघट्य के जो भी धनायन और ऋणायन मिलेंगे उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं, अर्थात लेमडा एम पॉजिटिव आयन एट 0 कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लेमडा एम एनायन माइनस 8 0 कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कुल योग होती है। मतलब किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता का मान है, उसके धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही कोलराउज नियम है। मतलब कैप एम एट 0 कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू न्यू पॉजिटिव लैम्डा एम कैटायन एट 0 कंसंट्रेशन प्लस न्यू माइनस लेमडा एम माइनस 8 0 कंसंट्रेशन। अब यहां पर ये न्यू प्लस और न्यू माइनस क्या है? तो दरअसल में किसी वैद्युत अपघट्य के एक अणु, मतलब एक फार्मूला यूनिट के आयनन से जो कैटायन और एनायन प्राप्त होंगे उनकी संख्या है। मतलब जैसे अभी सपोज करिए हम NaCl लें, तो NaCl का अगर आयन होगा तो एक कैटायन और एक एनायन मिलेगा। MgCl2 लें तो उसके आयन से एक कैटायन मिलेगा, 2 एनायन मिलेंगे। एनायन मतलब 2 हो जाएंगे, तो यहां पर 2 आ जाएगा। क्लियर? उदाहरण से समझिए, अगर NaCl लें तो कैप M एट 0 कंसंट्रेशन फॉर NaCl इज इक्वल टू लेमडा सोडियम कैटायन एट 0 कंसंट्रेशन, सोडियम 1 है इसलिए यहां पर 1, मतलब कुछ नहीं लिखा गया है, प्लस लेमडा क्लोराइड आयन एट 0 कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब लेमडा या कैप ये एक सुविधा के लिए लिख दिया जाता है कि आयनों को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट कर देते हैं और पूरे वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को हम कैप एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यह सुविधा के लिए है। इसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट लें, जैसे उदाहरण के तौर पर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, इसके लिए 0 सांद्रण पर इसकी मोलर चालकता का मान जो होगा वो एल्युमिनियम कैटायन कितने मिलेंगे इसके आयनन से? 2 है संख्या में, तो यहां पर 2 आ जाएगा। जो न्यू कैटायन है उसकी जगह 2 आ जाएगा। और इसी तरह से एनायन कितने मिलेंगे? 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा। सल्फेट आयन जो है वो 3 मिलेंगे। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम कोलराउज नियम को आसानी से समझ सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? तो अगर इसके अनुप्रयोग की बात करें तो इसकी मदद से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य का अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH है या NH4OH है, उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के मान इसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। उसके अलावा वैद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन की मात्रा का भी डिटर्मिनेशन इसके द्वारा किया जा सकता है। उसके अलावा वैद्युत अपघट्यों के लिए आयनन या वियोजन स्थिरांक का मान भी इसकी मदद से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग थे। इस प्रकार मैं समझता हूं आप लोगों को कोलराउज नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको
सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।